वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी 2016 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 12 की। यह प्रश्न है, प्रादेशिकता का क्या आधार है? क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों के असमान वितरण से हुआ जिसने अंततः प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 200 शब्द और 12.5 अंक के इस प्रश्न में आपको प्रादेशिकता को परिभाषित करना है, समझाना है। इसके साथ साथ जो प्रादेशिक स्तर पर असमान विकास के लाभों का असमान वितरण हुआ है, उसने कैसे प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया है, इसके संदर्भ में आपको बात करनी है और इस संदर्भ में अपने उत्तर की पुष्टि करनी है, यानी कुछ उदाहरण आपको देने होंगे। अब निश्चित रूप से आप यह बात जानते ही हैं कि आज़ादी के बाद दरअसल यह पूरा सवाल जो है वो क्षेत्रवाद से संबंधित है। अपने स्वरूप में यह पूरा सवाल क्षेत्रवाद से संबंधित है और क्षेत्रवाद का क्या आधार रहा है और कैसे वो क्षेत्रवाद जो है वह जो असमान वितरण हुआ है विकास के संसाधनों का, उससे ये पैदा हुआ है, उसने इसको बढ़ाया है क्षेत्रवाद को। इसी संदर्भ में इस प्रश्न को आपको लिखना है। और यह आप जानते होंगे कि आज़ादी के बाद जो राज्यों का जो निर्धारण हुआ, उसमें अधिकांश राज्यों का निर्धारण भाषा के ही आधार पर हुआ, लेकिन कालांतर में भाषा जैसे सांस्कृतिक तत्व जो थे वह पीछे हटते गए और अर्थव्यवस्था और जो असमानता थी, जो प्रदेशों के अंतर्गत राज्यों के कुछ क्षेत्र जो असमान आर्थिक विकास के जो संसाधन थे, उसकी असमानता जो थी उसके शिकार हुए उससे यह प्रदेशवाद या यह क्षेत्रवाद काफ़ी तेज़ी से फैला और इसके चलते नए नए राज्यों की स्थापना करनी पड़ी। और कई जगहों कई क्षेत्रों में तो यह ऐसा हुआ कि इसने उग्र आतंकवादी गतिविधियों या उग्रवादी गतिविधियों का भी संचालन ऐसे क्षेत्रों में हुआ, जिससे निपटने में भारत सरकार को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और उसमें काफ़ी हद तक वह सफल भी रही। और कुछ क्षेत्रों में अभी भी इस तरह के संघर्ष जारी हैं। नक्सलवाद भी इसी तरह के एक क्षेत्रीय स्तर पर या एक क्षेत्रवाद का विषय है, जिस पर लगातार भारत सरकार और नक्सलियों के बीच का जो संघर्ष है वह उसकी खबरें आपको मिलती रहती होंगी। लेकिन इसके पीछे की बुनियाद, दरअसल यह सवाल जो है वह इसके पीछे के बुनियादी कारणों और उसके समाधान के संदर्भ में है और उसको इसी संदर्भ में हमें समझना होगा। इस प्रश्न को हम लिख सकते हैं इस तरह से, क्षेत्रवाद अपने रूप में बहुआयामी है। यह जटिल और एक ऐसी अवस्था है जो एक साथ भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक रूप लिए हुए है। निश्चित रूप से 200 शब्दों में ही इस प्रश्न को आपको समेटना है, इसलिए आपके पास इतना मौका नहीं है कि आप इस पर काफ़ी विस्तृत लिख सकें। आप यह प्रश्न जिस तरह का है उसमें यह विस्तृत मांग करता है, लेकिन आपको कुछ मुख्य मुद्दों को ही इसमें रखना चाहिए, लिखना होगा और उसी से अपने प्रश्न के उत्तर को आपको समझाना होगा। तो यह उत्तर इसी तरह से होगा कि क्षेत्रवाद अपने रूप में बहुआयामी है। यह जटिल और एक ऐसी अवस्था है जो एक साथ भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक रूप लिए हुए है। भारत में क्षेत्रवाद सामान्य रूप से दबाव की प्रक्रिया के रूप में सामने आता है। इसके तहत किसी क्षेत्र या समुदाय के लोग आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए दबाव डालने लगते हैं। यह राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता में भागीदारी का एक साधन भी हो सकता है। भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ावा विकास के लाभों के असमान वितरण के कारण ज़्यादा मिला है। स्वतंत्रता के पश्चात विकास की धीमी गति, विकास के लिए अपनाई गई नीति से उत्पन्न विरोधाभासों ने क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है, जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रहा था। भारत में विकास की प्रक्रिया भी असंतुलित रही है। राज्यों और क्षेत्रों के स्तर पर इसमें असंतुलन रहा है। इसने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। अविकसित क्षेत्र के लोग उपेक्षा की भावना से उत्तेजित होकर अलग क्षेत्र की मांग करने लगते हैं। राज्य सरकारों के विकास के प्रति उदासीनता, यथास्थितिवादी नजरिया और अदूरदर्शिता इसे और बढ़ाती रही है। इसके चलते नए राज्यों का उदय हुआ, जैसे झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्य, यानी उत्तराखंड हुआ, उत्तराखंड, झारखंड,
तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आदि जो राज्य बने, इसके पीछे यही कारण जिम्मेदार थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश, पूर्वांचल, अवध आदि तथा महाराष्ट्र में विदर्भ आदि राज्यों की जो मांग है वह उसे इसी संदर्भ में देखा जा सकता है, क्योंकि यह आर्थिक विकास का जो पूरे क्षेत्र में होना चाहिए था, उस विकास में अपनी भूमिका को लेके उस असामान्य वितरण के शिकार हैं। और यही नहीं, भारत के संदर्भ में आप एक बात और गौर करने की है, जिसे मैं आपको बताता चलूँ कि दक्षिण के राज्यों ने जिस तरह से आर्थिक प्रगति की है, जिस तरह से उनकी आर्थिक तरक्की हुई है, उससे दक्षिण के राज्यों और उत्तर के राज्यों के बीच एक असमानता बढ़ी है। और इस असमानता के चलते दक्षिण के राज्यों को अपने हकों को मांगने के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए जितना उनका देश के आर्थिक विकास में इतना योगदान है, उसमें अपनी समुचित भागीदारी देने के बावजूद उनकी यह मांग रहती है, उनका यह सोचना रहता है कि दरअसल भारत के आर्थिक विकास में या देश के आर्थिक विकास में जितनी उनकी भागीदारी होती है, उस तरह से उनको उनका आर्थिक हिस्सा नहीं मिलता, जिससे कि वो अपने क्षेत्र का और तेज़ी से विकास कर सकें। और इस तरह से एक उत्तर और दक्षिण के बीच भी एक असंतुलन की स्थिति, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। और ऐसी स्थितियाँ जो मूल रूप से आर्थिक मुद्दों से जुड़ी होती हैं, आर्थिक विकास से जुड़ी होती हैं। हालांकि इस क्षेत्रवाद को बढ़ने में धर्म, राजनीति, भाषा, क्षेत्रीय संस्कृति और निर्जातीय पहचानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी इस प्रश्न को आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में, व्यापक कलेवर में लिखने की कोशिश करेंगे, और राज्यों के भीतर या प्रदेशों के भीतर जो एक ही राज्य के, एक ही संगठन के भीतर भी जो क्षेत्र उपेक्षित हो जाते हैं, जैसे उत्तराखंड की बात की जाती है, या मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र की बात की जाती है, या बिहार के अंतर्गत झारखंड की जो स्थापना हुई, या फिर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत तेलंगाना की स्थापना हुई, इन सब में जो मूल मुद्दा था वो यही था कि जो राज्य का विकास है, जो राज्य के आर्थिक विकास में जो उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वह उनकी हिस्सेदारी, उनके अपने जो संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उस अनुपात में उनको उसमें हिस्सा नहीं मिलता है। और इसी के चलते ये आर्थिक मुद्दा जो था, इन राज्यों के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। और यह मुद्दा व्यापक रूप से अलग अलग क्षेत्रों पे, अलग अलग प्रदेशों के लिहाज से समय समय पर उठता रहा है। और यह वह कोर वस्तु है जो इस प्रश्न के उत्तर को परिभाषित करने के लिए जरूरी है। और आप इसी कोर वस्तु को लेकर इस पूरे प्रश्न को लिखेंगे। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।